तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इंपेरियलिज्म एंड कैपिटलिज्म को से स्टार्ट करते हैं। तो इंपेरियलिज्म क्या होता है? जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करना शुरू स्टार्ट करती है, इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करती है बाय मिलिट्री पावर, बाय इकोनॉमिक पावर, बाय पॉलिटिकल पावर। तो उससे क्या होता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल चाहते हैं, उसे कुछ फेवर मिल सके। इनडायरेक्ट कंट्रोल किसी दूसरी कंट्री पे चाहती है ताकि कोई उससे कुछ फेवर मिल सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इम्पेरियलिज्म। वही हम बात करें कॉलोनियलिज्म की, तो इसमें क्या होता है, जब कोई सी भी कंट्री डायरेक्ट कंट्रोल किसी फॉरेन कंट्री पे लगा, डायरेक्ट कंट्रोल ले लेती है, जहाँ पे वो खुद ही किंग डिसाइड कर रही है, इकोनॉमिक डिसाइड कर रही है इस कंट्री की, तो उसको बोलते हैं हम कॉलोनियलिज्म। अब कॉलोनियलिज्म के जो है 3 टाइप्स होते हैं: सेटलर, एक्सप्लॉयटेटिव एंड न्यू कॉलोनियलिज्म। तो सेटलर में क्या होता है, जब कोई कंट्री फॉर एग्जांपल यूएसए, ठीक है, अब यूएसए में क्या है, यूरोपियंस जो है फर्स्ट वहाँ पे आकर सेटल हो गए और उसी को अपनी कंट्री बना लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल वहाँ कोई यूएसए में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जब यूरोपियंस वहाँ पहली बार आए थे फर्स्ट टाइम, तो कोई प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सेटलर और कॉलोनियलिज्म। इसके बाद आता है एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियलिज्म। इसमें क्या होता है, जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे रूल करती है और उसको कम्प्लीटली इकोनॉमिकली कंट्रोल कर लेती है ताकि वो अपनी कंट्री को फेवर कर सके। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश ने जो है इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया, यहाँ की इकोनॉमी, किंग्स, सबको कंट्रोल करा। करेक्ट, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनिज्म। इसके बाद आता है न्यू कॉलोनिज्म। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल यूएन है। अब यूएन जो ऐसे रेगुलेशंस लाता है जो यूएसए को फेवर करे, या फिर चाइना जो दूसरी कंट्री को इतना सारा डेप्थ देता है कि एक टाइम बाद वो उसको चुका ही नहीं सके, तो इसको बोलते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म। ठीक है, अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि यूरोपियन एडवेंट ऑफ यूरोपियन कैसे होता है इंडिया में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंडिया के सी राउट देखते हैं। तो पोर्चुगल को यहाँ से इंडिया आना था, तो पहले उनको एक राउट पता था जो कि वही लैंड से आ सकते इस डायरेक्शन में। सेकंड, दूसरा लैंड का दूसरा राउट है। अनदर राउट था, दूसरा राउट था कि वो ओशन से इस तरह बीच में से आते हुए यहाँ से यहाँ पे आ जाए, इंडियन कोस्ट पे ओशन थ्रू। लेकिन क्योंकि अब क्या होता है, धीरे धीरे 14th सेंचुरी में मुगल्स और मुस्लिम रूलर्स यहाँ पे आ जाते। अब ऑफ कोर्स क्रिश्चियन और मुस्लिम रूलर्स के बीच फाइट चल रही होती है। तो जो ओटोमन टर्क्स है, जो ऑरेंज एरिया दिख रहा है आपको, ये ओटोमन टर्क्स का एरिया है, इसको पूरा कवर कर लेते हैं। अब सी राउट तो कम्प्लीटली बंद हो गया यूरोपियंस के लिए। उसके बाद जो लैंड राउट है, अगर उसको यहाँ से भी आना है तो यहाँ पे आ जाते हैं सफ़ाविद्स, यहाँ पे आते हैं सफ़ाविद। तो ये राउट भी उनके लिए कम्प्लीटली बंद हो जाता है यूरोपियंस के लिए। तो यूरोपियंस ट्राई करते हैं कि इंडिया का डायरेक्ट सी राउट वो ढूंढे। तो 1488 में जो है बार्थलोमे डायस करके एक पोर्चुगल यूरोपियन देते हैं। वो जो है पोर्चुगल से निकलते हैं और यहाँ से अटलांटिक से होते हुए अफ्रीका में केप ऑफ, अफ्रीका के इस एरिया में पहुँचते हैं, जिसको हम बोलते हैं, इसका नाम देते हैं वो केप ऑफ स्टोम। लेकिन बाद में जो किंग जॉन जॉन टू है पोर्चुगल के, वो इसको नाम देते हैं केप ऑफ गुड होप, इस उम्मीद में कि यहाँ से वो इंडिया का सी राउट जो है फाइंड कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, 1494 में वापस से एक नए इटालियन जो सी फेरर है, शिप पायलट है, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये पोर्चुगल से निकलते हैं और वो पहुँचते हैं यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड पे। अब कैरिबियन आइलैंड जो है यूएसए का पार्ट, ये जगह है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस क्या बोलते हैं कि हम इंडिया पहुंच गए। और जो यहाँ के ट्राइब्स पीपल है, वो थोड़ा उनकी स्किन कलर रेड है, तो बोलते हैं कि हम इंडिया तो पहुंच गए, लेकिन वो रेड इंडियंस है, कि ये हम फाइंड करा हमने रेड इंडियंस को। अब यहाँ पे यूरोपियंस जो है, यहाँ पे रेड इंडियंस मिल जाते हैं। अब यूरोपियन जो है वर्ल्ड को कुछ छोटा डिफरेंट डिफरेंट नेम्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरोप जो रहता है वो बोलते हैं इसको ओल्ड वर्ल्ड। यहाँ पे जो रहता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसको टोटल मिला के बोलते हैं न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड जो यूरोपियंस ने फाइंड करा है। और जो एशिया का ये एरिया है, इसको बोलते हैं ओरिएंट। एशिया और चाइना को मिला के, इंडिया और चाइना को मिला के बोलते हैं ओरिएंट। ठीक है, अब क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद जो पोर्चुगल है, अब वो भी यहाँ पे आते हैं, स्पेनिश पीपल भी यहाँ पे आते हैं।
ठीक है। अब जब पोर्चुगल और स्पेन यहाँ पे इस साइड पे पहुँच के ब्राज़ील के एरिया में पहुँच के फाइट करते हैं आपस में, तो बोलते हैं कि वाइट वाइट आपस में फाइट क्यों करें, ठीक है, वाइट वाइट आपस में फाइट क्यों करें। तो वो करते क्या है, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास साइन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि वेस्ट का जितना ही पार्ट है वो स्पेन को मिल जाता है, कि आप स्पेनिश पीपल को मिल जाता है कि आप जहाँ पे एक्सप्लोर करना है एक्सप्लोर करो, कोई इशू नहीं। वहीं ईस्ट का पार्ट जो है कम्प्लीटली जो है यूरोपियंस में पोर्चुगल को मिल जाता है। मतलब क्या, एटलांटिक के बीच में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और ईस्ट का पार्ट पोर्चुगल को मिल जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ईस्ट इंडीज़, और इस पोर्शन को कहा जाता है वेस्ट इंडीज़। इसीलिए जब भी इंडिया में कंपनीज आती है तो उसका नाम रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब क्या, यूरोप की जो अटलांटिक ओशन की एक्चुअली ईस्ट में आ रही है सारी कंपनीज, तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसके बाद हम चलते आगे। अब स्पेनिश और पोर्चुगल लोग पीपल यहाँ पे चाहते क्या थे, तो उनका सबसे बड़ा एक्सप्लोर का रीज़न था 3Gs, मतलब क्या, गोल्ड, ग्लोरी और गोल्ड। अब हम उसके बाद समझते हैं कि सेटलमेंट, मतलब बेस्ड ऑन सेटलमेंट जो है कौन से यूरोपियंस इंडिया में फर्स्ट आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पोर्चुगीज़, देन आते हैं डच, देन इंग्लिश, देन डेंस एंड देन फ्रेंच। अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो ये सीक्वेंस सही है। लेकिन अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कि मतलब किसने ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले इस्टेब्लिश की थी, उस सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले आता है पोर्चुगीज़, इंग्लिश, डच, डेंस एंड फ्रेंच, ठीक है। अब यहाँ पे जब पोर्चुगल इंडिया का सी राउट सर्च कर रहे थे तो सबसे बड़ा इशू था मंथ सिलेक्ट करना, क्योंकि होता क्या है, इस टाइम पे जो शिप है 14th सेंचुरी में वो विंड बेस्ड है। मतलब क्या, जिस तरफ विंड की स्पीड ज़्यादा रहेगी उस टाइप शिप की, उस तरफ जो शिप की मूवमेंट रहेगी। तो हर बार गलत मंथ सिलेक्ट करने से क्या हो रहा था, नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न मानसून जो है गलत मंथ है इंडिया में पहुँचने का। करेक्ट मंथ आता है सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स का, जिसमें रिट्रीटिंग मानसून मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बार्थलोमे डायस, निकोलस कोलंबस, बार्थलोमे डायस, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये दोनों फेल हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं वास्को डी गामा 1498 में, आफ्टर 4080 में, जब 10 साल बाद, केप ऑफ गुड होप के 10 साल बाद वास्को डी गामा क्या करते हैं, वो केप ऑफ गुड होप के आसपास जो है ऐसे पायलट को सर्च करते हैं जिसको इंडिया का सी राउट पता हो, ठीक है। तो उनको मिलता है अब्दुल माजिद, एक पायलट रहता है गुजराती पायलट। अब्दुल माजिद जो है वास्को डी गामा को कालीकट लेके जाता है, जेमोरिन, वहाँ पे जेमोरिन का रूलर रहता है, हिंदू रूलर रहते हैं विजयनगर एम्पायर के अंडर। अब यहाँ पे वास्को डी गामा जेमोरिन से पेपर खरीदते हैं और वापस से पोर्चुगल चले जाती हैं, ठीक है। अब वास्को डी गामा को फादर ऑफ कॉलोनियलिज्म भी कहा जाता है कि यही जो है यूरोपियन को सबसे पहले जो है इंडिया लेके आए थे। इसके बाद जो आते हैं कैब्रल आते हैं। अब कैब्रल क्या करते हैं, जेमोरिन से फाइट कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि आप किसी भी दूसरे रूलर से, जो भी रूलर से, अरब से, मुस्लिम रूलर से, अरब से ट्रेड मत करो, सिर्फ मुझसे ट्रेड करो। मतलब मोनोपोली चाहते थे यहाँ पे। तो जेमोरिन मना कर देते हैं और जिसकी वजह से और उनको कालीकट से निकाल दिया जाता है, कालीकट से निकाल दिया जाता है। तो उसके बाद वास्को डी गामा वापस से 1501 में आते हैं, लेकिन जेमोरिन उनको यहाँ से भगा देते हैं, कालीकट से भगा देते हैं। अब पेड्रो कैब्रल क्या करते हैं, 1503 में कोचीन में और 1505 में कन्नौर में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं लोकल रूलर की हेल्प से। इसके बाद जो है पोर्चुगल के फर्स्ट गवर्नर आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 टू 09 में, जो एक ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब कार्टेज सिस्टम लाते हैं। अब कार्टेज सिस्टम क्या होता है, फॉर एग्जांपल पोर्चुगीज ने अपना एक सी रूट बना रखा है यहाँ पे, पोर्चुगीज ने कालीकट पे यहाँ पे बेस बना रखा है, और वो चाहते थे कि इंडियन ओशन कम्प्लीटली ये और ये पूरा एरिया को हफ्ता वसूली करें यहाँ पे। मतलब जो भी शिप यहाँ से पास हो उनको पोर्चुगीज की परमिशन लेना पड़े, और अगर नहीं है और उसको परमिशन ले और पैसा दे, ठीक है। तो उसमें उसी को हम बोलते हैं कार्टर सिस्टम, मतलब हफ्ता वसूली एक तरह से पोर्चुगीज कर रहे थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी कि आप यहाँ पे बैठ के कालीकट और कोचीन में बैठ के, कन्नौर और कोचीन में बैठ के इतना बड़ा इंडियन ओशन को कवर नहीं कर सकते सिर्फ 2 या 3 शिप से, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं जब पोर्चुगीज अल्मीरिया जो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो इजिप्ट के रूलर हैं और गुजरात के रूलर हैं उनको ममलुक, इजिप्ट के जो ममलुक हैं और गुजरात के रूलर उनको परेशानी होती है, तो पोर्चुगीज पे अटैक कर देते हैं।
जिसमें बैटल ऑफ चोल लड़ी जाती है 1508 में। अब बैटल ऑफ चोल में जो है इजिप्ट के रूलर और प्लस गुजरात के रूलर जीत जाते हैं, आपस में मिला के पोर्चुगीज को हरा देते हैं। इसमें अल्मीडा का सन भी मारा जाता है। तो 1509 में जो है अल्मीडा वापस से अपना बदला लेते हैं बैटल ऑफ ड्यू में और गुजरात और इजिप्ट रूलर को हरा देते हैं। इसके बाद आते हैं अल्फोंसो डी अल्बक्यू। अब यहाँ पे 1509 में इनका टेन्योर रहता है। रियल पोर्चुगीज के फाउंडर रहते हैं यहाँ पावर में इंडियन ओशन में। ये क्या करते हैं, इंडियन ओशन का जो काटा सिस्टम है इसको परफेक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए मलक्का स्ट्रेट और हरमुज स्ट्रेट पे कब्जा कर लेते हैं। वहाँ पे मतलब वहाँ पे अपना डोमेन जमा लेते हैं। अब क्योंकि चाइना से जितना भी सी रूट जाएगा और इस एरिया से जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हरमुज यहाँ आ जाता है, मतलब जितने भी इंडियन ओशन से ट्रेड होंगे उनको यहाँ से गुजरना पड़ेगा और यहाँ पे मॉनिटरिंग करना या निगरानी करना काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इससे इनको फ़ायदा हुआ। इसी के साथ क्या करते, गोवा कैप्चर कर लेते सुल्तान ऑफ बीजापुर से और 1511 में कृष्णदेव राय के साथ एक ट्रीटी साइन करते जिसमें वो अरेबियन हॉर्सेस जो है कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर को प्रोवाइड करेंगे और साथ ही में पोर्चुगीज़ के एम्बेसडर हैं फ्रायर लुइस जो कृष्णदेव राय की कोर्ट में बैठेंगे। अब साथ ही पोर्चुगीज करते क्या है, गोवा के एरिया में अब सती को अबॉलिश कर देते हैं अल्बक्यू, अल्फोंसो डी अल्बक्यू। और जो अल्बक्यू है वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं एसोसिएशन और असिमिलेशन का, ठीक है। इसके बाद 1529 में और 38 तक निनो डी कुना एक दूसरे पोर्चुगीज गवर्नर आते हैं। ये कोचिन टू गोवा अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक मेजर इवेंट होता है, बहादुर शाह वर्सेस हुमायूं में फाइट होने के चांसेस रहते हैं मतलब हुमायूं बहादुर शाह को धमकी देते हैं कि मैं आपके गुजरात पे अटैक कर दूंगा। तो बहादुर शाह जो है पोर्चुगीज़ की हेल्प लेते हैं, लेकिन क्या होता है पोर्चुगीज़ ठीक बोलते हैं ठीक है हाँ की मदद कर देंगे और पोर्चुगीज़ अपनी नेवी गुजरात की तरफ ले जाते हैं। लेकिन बाद में जो हुमायूं और बहादुर शाह में सुलह हो जाती है तो बहादुर शाह जो है मना कर देते हैं पोर्चुगीज़ को, लेकिन पोर्चुगीज़ गुस्से में आके बोलते हैं कि हम कुछ तो लेके जाएंगे। अब पोर्चुगीज़ क्या करते हैं, बहादुर शाह से फाइट करते हैं और बेसिन और दीव का एरिया 1536 में बहादुर शाह से ले लेते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है पोर्चुगीज़ जो है बहादुर शाह को मिलने के लिए उनकी शिप पे बुलाते हैं और बाद में बहादुर शाह को उन्हीं की शिप में मार देते हैं, जिसकी वजह से गुजरात के एरिया में काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, डिस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है और हुमायूं इजीली जो है गुजरात को कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक और रूलर, इसके बाद गवर्नर चेंज होते हैं, मार्टिन अफोंसो डी सूजा आते हैं 1542 तक 1545 तक। यहाँ पे एक काम वो बस करते हैं कि ये जो जीसस थे, क्रिश्चियन कैथोलिक के जो जीसस है वो उनको इंडिया में लाते हैं। अब उनका नाम था फ्रांसिस जेवियर, जो काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग जो है जीसस और क्रिश्चियन थे चर्च के। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंडिया में क्रिश्चियनिटी फैलाने के बाद जो है चाइना में जाते हैं और चाइना में इनकी डेथ हो जाती है और चाइना में इनको बरी कर दिया जाता है वहीं। तो लेकिन जो इंडियन फॉलोअर थे, इंडिया में जिनके फॉलोअर थे वो बोलते कि इनको चाइना में इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो वो क्या करते वापस से डग करते, मतलब निकालते हैं कब्र को और इंडिया में लाते हैं और इंडिया में बैलशली में उनको वापस से रीबरीड कर देते हैं। तो ये तक था, यहाँ तक था पोर्चुगीज़ का इम्पोर्टेंट कार्यकाल। ठीक है, अब उनके कुछ इम्पैक्ट देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोर्चुगीज़ काफ़ी सारे न्यू प्लांट्स स्पीशीज लाते हैं, लैटिन अमेरिकन प्लांट। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स में पोटैटो, कोर्न, पाइनएप्पल, टोमेटो, स्वीट पोटैटो, लेडी फिंगर, टबाको, चिली, पपाया, सोपाटो, लीची, ऑरेंज, आलमंड, ग्राउंड नट्स एंड कैश्यू नट, ये सब लाते हैं। इसी के साथ जो है शिप बिल्डिंग में वेस्टर्न टेक्निक्स का यूज़ होता है, कोचीन में बनाते हैं। उसी के साथ क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए जो बाइबल प्रिंट करते हैं कन्नड़ा और मलयालम में प्रिंटिंग प्रेस में। यहाँ पे साथ में इम्पोर्टेंस ऑफ नेवी इन सी ट्रेड रूट का मालूम पड़ता है इंडियंस को। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू।